एपिसोड 27 ऋषा का रोमांस। आइसक्रीम। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। ऋषभ और प्रथम अभी भी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आए थे और प्रिशा वो तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। ऋषभ के गार्ड उसे टाइगर पैलेस से बाहर कदम भी रखने नहीं दे रहे थे। रुद्र और आयुष भी ऋषभ के ऑर्डर को ना मानने की गलती नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने प्रिशा की हेल्प की तो उनका गुस्सैल भाई उनकी जान ही ले लेगा। शाम के 7 बजे थे। प्रिशा कृष का होमवर्क करवा रही थी कि तभी आयुष वहां आ टपका। भाभी बिग बी आ गए हैं। आयुष ने कृष के कमरे में आकर प्रिशा को ऋषभ के वापस आने की खबर दी। आयुष की बात सुन प्रिशा के कान खड़े हो गए। वो पिछले 1 हफ्ते से इस घर में बंद थी। ऋषभ के वहियाद ऑर्डर्स की वजह से वो अपने ऑफिस भी नहीं जा पाई थी। उसका 1 हफ्ते भर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अब ऋषभ फूटने वाला था। आयु तुम कृष की होमवर्क में हेल्प करो, मैं अभी आती हूँ, प्रिशा ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा और वहाँ से ऋषभ के कमरे की तरफ बढ़ गई। आयुष ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और वो कृष को उसके होमवर्क में हेल्प करने लगा। चट्स में भी यू गया और यू आया। कृष आयुष से ये कह अपनी मम्मा के पीछे भागने की फिराक में था। वो अपने मम्मा को अपने डैड से दूर रखना चाहता था, जितना हो सके उतना दूर। पर उसकी मम्मा तो डैड के आने की खबर सुन दौड़ी दौड़ी उनसे मिलने को गई है। डैड कहीं मम्मा को मुझसे से छीन ना ले। यही सब बातें कृष के नन्हे से मन में चल रही थी, पर आयुष ने उसके भगाने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया। टाइगर चुपचाप होमवर्क करो। उसने कृष का हाथ पकड़ उसे स्टडी टेबल पर फिर से बैठाते हुए कहा। चट्स प्लीज, बस में यू गया और यू आया। कृष ने फिर एक बार आयुष से बाहर जाने की जिद की। नो मीन्स नो, होमवर्क करो चुपचाप। बड़ा आया यू गया और यू आया वाला, आयुष ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। और दूसरा कोई ऑप्शन न होने के कारण कृष भी वही बैठ मुंह बनाते हुए अपना होमवर्क करने लगा। वही प्रिशा दंदनाते हुए ऋषभ के कमरे के बाहर पहुंची और बिना नॉक किए सीधे कमरे के अंदर घुस गई। डोर भी बाहर से खुला हुआ था। कमरे के अंदर जाते ही उसकी नजर शर्ट लेस ऋषभ पर पड़ी, जिसके राइट कंधे पर एक वाइट कलर का टॉवल था। शायद वो बस नहाने के लिए ही जा रहा था कि प्रिशा वहां आ टपकी। उसे शर्टलेस देख प्रिशा हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में वो पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। हे शिव जी, ये इंसान हमेशा ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में क्यों घूमता है। शर्टलेस ऋषभ को देख वो खुदी में बड़बड़ाई। ऋषभ को शर्ट लेस देख उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। ऋषभ की 6 पैक्स वाली सेक्सी बॉडी थी ही इतनी चार्मिंग कि उसे देख कोई भी शर्मा जाए। अब प्रिशा इस कमरे में एक पल भी रुक नहीं सकती थी। आखिर क्यों वो ऐसी हरकतें करती है। उसने मन ही मन ऋषभ के कमरे में बिना नॉक किए सीधे आने पर खुद को डांटा। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ी, ऋषभ के कहे शब्दों ने उसे रोक लिया। बीबी, तुमने मुझे इतना मिस किया कि मेरे आते ही मुझसे भागी भागी मिलने चली आई। वैसे आई मिस यू टू बीबी, ऋषभ ने टीजिंग स्माइल के साथ प्रिशा की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो प्रिशा की हालत को अच्छे से समझ रहा था। मैंने कोई आपको मिस विस नहीं किया, मैं तो बस। ऋषभ की बात सुन प्रिशा ने चिढ़ते हुए जैसे तैसे अपनी बात कहनी चाही, पर उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए, क्योंकि ऋषभ ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया था। ऋषभ के इस अचानक किए एक्शन से प्रिशा बर्फ की तरह जम गई। वही ऋषभ के ठंडे हाथ धीरे धीरे प्रिशा के खुले पेट पर अपनी पकड़ बना रहे थे। उसके हाथों को अपने कमर और पेट पर महसूस कर प्रिशा की सांसें तेज हो गई। ऋषभ के करीबी ने उसके धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। उसके हाथों की पकड़ अपने साड़ी पर कस गई।
वो ऋषभ को ऐसा करने से रोकना चाहती थी, पर ऋषभ को रोकने में उसका खुद का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वहीं ऋषभ ने प्रिशा के खुले गोरे पेट पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रिशा के बाउट से झांकती खुली पीठ एकदम से ऋषभ के खुले सीने से जा लगी। अब तो प्रिशा का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि हवा भी उनके बीच से पास नहीं हो सकती थी। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस बीबी, ऋषभ ने धीमे से सेडुसिंग वे में प्रिशा के कान के पास जाकर कहा। ये कहते वक्त उसके होठ प्रिशा के कानों से हल्के से टकरा रहे थे। प्रिशा ने आज येलो कलर की सिंपल सी नेट की साड़ी पहनी थी और उस नेट की साड़ी में वो बला की खूबसूरत लग रही थी और उस नेट की साड़ी से झांक रहा उसकी गोरी पलती कमर काफी टेम्पटिंग नजर आ रही थी। ऋषभ के कहे शब्द प्रिशा के कानों में मिश्री की तरह घुलने लगे। एक बार फिर से ऋषभ की करीबी से वो पिघलने लगी थी। ऋषभ धीरे धीरे उसके मुलायम गोरे पेट को अपने हाथों से सहला रहा था। उसकी छुवन को प्रिशा तेज सांसें लेते हुए महसूस कर रही थी। प्रिशा ऋषभ की करीबी से उसे अपने अंदर अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। वो अपने आप को पूरी तरह भूल ऋषभ में खोती चली जा रही ही थी कि तभी उनके रोमांस में खलल डालते हुए ऋषभ का फोन रिंग हुआ और फोन के रिंग होने की आवाज सुन प्रिशा एकदम से अपने होश में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। अपने होश में आते ही वो हड़बड़ा गई। उसने ऋषभ की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने क्या किया बीबी? तुम ही मुझे सेड्यूस कर रही थी। ऋषभ ने उसे अपनी पकड़ से आजाद करते हुए एक स्मिर्क के साथ कहा। बात करते वक्त उसका इशारा प्रिशा के खुले पेट और कमर पर था, जो कि प्रिशा की नेट की साड़ी से अच्छे से रिवील हो रहा था। उसकी परफेक्ट गोरी और मुलायम कमर को देख कोई भी उस पर फिसल जाए। देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। मैं यहाँ ना आपके पैसों के लिए आई हूँ और ना ही आपको अपने प्यार के जाल में फंसाने। मैं बस यहाँ अपने क्रिश के लिए आई हूँ, इसलिए आप फिर ऐसी हरकतें ना करें। प्रिशा ने एक सांस में अपनी बात कह दी और भागते हुए ऋषभ के कमरे से निकल। उसे एक मिनट भी ऋषभ के साथ रहना मुश्किल हो रहा था। आज तो उसने हद ही कर दी। उसे ऋषभ को रोकना चाहिए था, पर ऋषभ को रोकने के बजाय वो खुद ही उसके खोती चली गई। उसे अपने किए पर शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। वही ऋषभ अभी भी कातिलाना मुस्कान के साथ डोर को ही घूर रहा था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर इस वक्त सुकून ही सुकून नजर आ रहा था। मैं तो करूँगा। ऋषभ ने तिरछी स्माइल के साथ ये कहा और गुनगुनाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ऋषभ का प्रिशा के प्रति बिहेवियर काफी अजीब सा था। वो प्रिशा के साथ ये सब बस उसे परेशान करने के लिए कर रहा था, या फिर सचमुच वो प्रिशा को पसंद करने लगा था, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, ये वही जाने। वही प्रिशा जिस रफ्तार से ऋषभ के कमरे में गई थी, उसकी दुगनी रफ्तार से उसके कमरे से वापस आ चुकी थी। हालांकि वो ऋषभ पर बरसने गई थी, उसे हाउस लॉक करने का रीजन पूछने गई थी, पर रियल में तो ऋषभ ही उस पर बरस पड़ा, वो भी ऐसे जिसकी वजह से प्रिशा उसकी छुवन की बारिश में भीगकर खुद को लगभग भुला ही चुकी थी। क्रिश के कमरे में आते ही प्रिशा सीधे बाथरूम में चली गई। वही क्रिश और आयुष ने उसे ऐसे भागते हुए बाथरूम में जाते देखा तो दोनों ने एक दूसरे को असमंजस भरा लुक दिया और दोनों होमवर्क पर कंसंट्रेट करने लगे। वही बाथरूम में घुसते ही प्रिशा ने बेसिन में जाकर टैप ऑन किया और अपने फेस को पानी से वॉश करने लगी। फेस वॉश करने के बाद उसने अपने आप को मिरर में देखा। मिरर में देखते हुए जैसे ही उसकी नजर अपने साड़ी से झांकते पेट पर गई, उसे ऋषभ और अपनी करीबी याद आ गई। ऋषभ के बातों और उसकी करीबी को याद कर उसके गाल फिर से रेड हो गए।
नो ऋषा, तू ब्लश क्यों कर रही है? ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। तू यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिश के लिए आई है। उस गिरगिट से जितना हो सके उतना दूर रहा। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने आप को मिरर में देख खुद ही को समझाते हुए कहा। फिर से फेस पर पानी मार खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। 8:30 बजे सभी डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। क्योंकि आज ऋषभ वापस आ चुका था, वो डिनर का मेनू भी हेल्थी हरी भरी सब्जियों का ही था। सभी चुपचाप मुंह बनाते हुए डिनर कर रहे थे। ऋषा तो अपनी गर्दन झुकाए जल्दी जल्दी खाना खा रही थी और जितना हो सके उतना ऋषभ को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। पर ऋषभ के स्ट्रॉन्ग मेल फ्रेग्रेंस की खुशबू उसे ऋषभ को इग्नोर करने दे ही नहीं रही थी। रह रहकर उसे ऋषभ और अपनी नजदीकियां याद आ रही थी और ये सब याद उसका दिल शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसके गाल फिर से रंगत में आ रहे थे। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? आप इतनी रेड रेड क्यों हो रही हो? क्या आपको बुखार हो गया है? ऋषा के शर्म से लाल गालों को देख आयुष को लगा शायद ऋषा को बुखार हो गया है, तो उसने ऋषा को देख चिंता भरे स्वर में पूछा। नहीं नहीं एसएसएस, वो तो ऐसे ही। अब आयुष की बात का वो कैसे जवाब दे, उसे समझ ही नहीं आया। उसने प्लेट में रखे कढ़ी चावल से खेलते हुए धीरे से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों है? बी ऋषभ, जो ऋषा के हया से रेड गालों को समझ रहा था, उसने ऋषा को टीज करते हुए पूछा। उसने बीबी शब्द पर खास जोर देते हुए पूछा। हाँ मम्मा, आप इतनी रेड रेड क्यों हो गई हो? ऋषभ का सवाल खत्म होते ही कृष ने ऋषा से सवाल किया। कुछ नहीं बेबी, शायद ठंड बहुत है ना, इस वजह से रेडनेस आ गई होगी। तुम खाने पर फोकस करो और सबसे जरूरी खाते वक्त बात नहीं किया करते। ऋषा ने आखिरी लाइन आयुष और ऋषभ की तरफ देख कही थी। उसे ऋषभ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सब कुछ करने और जानने के बाद भी वो बेशर्मों की तरह उससे सवाल किए जा रहा था। क्या बेशर्म आदमी है ये? गिरगिट कहीं का। ऋषभ की हरकतों को देख एक बार फिर से प्रिशा ऋषभ को मन ही मन कोसने से रोक नहीं पाई। वही रुद्र और प्रथम जो शांति से अपना डिनर कर रहे थे, वो प्रिशा की बात सुन होले से मुस्करा दिए। सबका डिनर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था कि तभी तान्या एक ट्रे में आइसक्रीम के बाउल्स लेकर वहां पर आई और सबको ग्रीट कर उन्हें आइसक्रीम सर्व करने लगी। वही प्रथम को तान्या को अपने घर में देख बहुत बड़ा झटका लगा। तान्या को अपने घर में देखा उसके लिए किसी सरप्राइज बॉम्ब बालस्ट जैसा था। वो एक तक तान्या को अपनी हैरत भरी नजरों से देख ही रहा था कि रुद्र की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि तान्या से फ्लर्ट कर रहा था। हे ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। रुद्र ने उसके हाथ से आइसक्रीम का बाउल लेते हुए उसे देख प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। तान्या भी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और तान्या को रुद्र की बातों पर मुस्कुराते देख प्रथम के तनबदन में जैसे आग ही लग गई। ये लड़की मुझे हमेशा एटीट्यूड दिखाती है और इस रुद्र को देखो कैसे शर्माते हुए स्माइल कर रही है, जैसे कि वो उसका होने वाला दुल्हा हो। प्रथम ने तान्या की स्माइल देख मन ही मन अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। उसे रुद्र का तान्या के साथ फ्लर्ट करना और तान्या का उसकी बात पर मुस्काना फूटी आंख नहीं भाया। वो मन ही मन तान्या को पसंद करने लगा था, पर इस बात की भनक शायद अब तक उसे नहीं हुई थी। तान्या जैसे ही रुद्र को आइसक्रीम का बाउल देकर प्रिशा की तरफ बढ़ी कि ऋषभ ने उसे रोक लिया। उसे कोल्ड है, वो ये आइसक्रीम नहीं खाएगी। ये कह ऋषभ ने एक तरह से प्रिशा को आइसक्रीम ना खाने का ऑर्डर ही दे दिया। गिरगिट कहीं का फिर से रंग बदल दिया। बेचारी मेरी आइसक्रीम। प्रिशा जिसके मुंह में आइसक्रीम को देख पानी आ गया था, उसने ऋषभ ऑर्डर सुन मुंह बनाते हुए मन ही मन कहा। वो अब अपनी ही बातों में बुरी तरह फंस चुकी थी।
वो बस अपनी ललचाई नजरों से तान्या को अपना आइसक्रीम बाउल वापस किचन में ले जाते हुए देखती ही रह गई। आखिर हमेशा उसके साथ ही नाइंसाफी क्यों? अब उसे ऋषभ पर और गुस्सा आ रहा था। उसने आंखें छोटी कर ऋषभ को देखा। वही प्रिशा की नजरें अपने आप पर महसूस कर ऋषभ ने भी अपनी गर्दन उठाकर अपनी एक आईब्रो रेस कर प्रिशा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हो? उसे अपनी तरफ एक आईब्रो रेस कर देखते देख प्रिशा ने झट से अपनी नजरें उससे हटा ली और अपनी गर्दन नीचे कर अपने उंगलियों से खेलने लगी। उसकी इस हरकत पर ऋषभ हल्के से मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान वहां बैठे किसी के नजर में नहीं आई। एपिसोड 28 वीरान हवेली। रात को डिनर के बाद सभी अपने कमरे में चले गए। प्रिशा भी क्रिश के साथ बेड पर लेटी उसे कोई स्टोरी पढ़कर सुना रही थी। थोड़ी देर में स्टोरी सुनते सुनते क्रिश सो गया। वही प्रिशा के आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर उसे अपनी और ऋषभ की नजदीकी याद आ रही थी, और उससे भी जरूरी ये था कि आखिर ऋषभ उसके इतने करीब क्यों आया था। आखिर वो ये सब कर क्या दिखाना चाहता है, और उसने प्रिशा को हाउस लॉक क्यों किया? प्रिशा ये सवाल ऋषभ से पूछना चाहती थी। उसे जल्द जल्द अपनी जॉब पर वापस लौटना था। हालांकि वो घर पर रहकर भी डिजाइनर्स बना सकती थी, पर फिर भी उसका ऑफिस जाना भी उतना ही जरूरी था। पर ऋषभ से ये सब पूछने से उसे डर लग रहा था। उसकी पल पल बदलती बातें और हरकतें प्रिशा को डरा रही थी, और कहीं न कहीं प्रिशा भी उससे अट्रैक्ट हो रही थी। ना वो ऋषभ को जानती थी और ना ही जान पा रही थी। फिर ऋषभ की करीबी उसे किसी खास का अपने पास होने का एहसास दिलाती थी, और उसके सुकून भरे स्पर्श में प्रिशा उसमें कहीं गुम सी हो जाती थी। उसे अब ऋषभ से जितना हो सके उतना दूर रहना होगा, और कल सुबह होते ही वो ऋषभ से अपने जॉब के बारे में बात कर लेगी। यही सब सोचते सोचते प्रिशा भी अपने नींद की दुनिया में खो गई। रात के 12 बजे क्रिश और प्रिशा के कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे से एक लंबी परछाई कमरे अंदर आई। उस परछाई ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए। बेड के साइड में रखा टेबल लैंप अभी भी जल रहा था। टेबल लैंप की हल्की रोशनी में प्रिशा और क्रिश का चमकता हुआ सुकून से भरा चेहरा काफी प्यारा लग रहा था। टेबल लैंप की हल्की रोशनी की वजह से उस परछाई का चेहरा भी दिखने लगा। वो परछाई और किसी की नहीं बल्कि ऋषभ की ही थी। ऋषभ इस वक्त सिर्फ अपने शॉर्ट्स में था। उसकी खुली मस्क्यूलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। वो टकटकी लगाकर एकटक क्रिश और प्रिशा को देख रहा था। दोनों बेढंग तरीके से बेड पर सो रहे थे। उनका कंबल आधा बेड पर तो आधा जमीन पर लटक रहा था। ऋषभ ने बेड से नीचे लटक रहे कंबल को उन दोनों पर अच्छे से ओढ़ा दिया, और आराम की नींद सो रहे प्रिशा और क्रिश को एक नजर देख वो भी क्रिश की साइड में लेटकर आराम से उस कंबल में घुस गया। शिमला वीरान हवेली। शिमला के घने जंगलों के बीचों बीच बनी वीरान हवेली अपने नाम की ही तरह वीरान और डरावनी थी। हवेली काफी पुरानी थी। हवेली की वॉल्स पर जगह जगह क्रैक्स आए हुए थे और उसकी की छत भी एक तरफ से बुरी तरह टूट चुकी थी। काले और हरे रंग के धब्बे और मकड़ियों के जाले हवेली की वॉल्स पर जगह जगह अपना बसेरा बना चुके थे। वो हवेली बाहर से जितनी डरावनी थी उससे 100 गुना ज्यादा वो अंदर से डरावनी थी। शिमला के लोग इस वीरान हवेली को भूत पिशाचों का अड्डा मानते थे। यहाँ रात के अंधेरे में तो छोड़ो, दिन में उजाले में भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। और एक बार जो इस हवेली के अंदर गया वो समझो इस दुनिया से गायब ही हो गया। इसी वीरान हवेली के 2 एंडी फ्लोर पर बने एक बड़े से आलीशान कमरे में एक आदमी बालकनी में खड़ा
शिमला के ठंड को इग्नोर कर शैतानी मुस्कान के साथ एक तक आधे चांद को निहार रहा था। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को काले अजीब से कपड़ों से ढक रखा था। उसके हाथ पांव के काले बढ़े हुए नाखून, मुंह से बाहर आ रहे नुकीले दांत, कंधे के नीचे तक आ रहे उसके लंबे सफेद बाल और उससे भी डरावनी उसकी पूरी काली आंखें देख तो कोई इंसान भगवान को प्यारा हो जाए। मालिक अरवा का कोई पता नहीं चल रहा। एक सर्वेंट जो बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिख रहा था, उसने सिर झुकाए हुए उससे कहा। उस सर्वेंट की बात सुन वो आदमी भयानक हंसी हंसने लगा। नहीं लौटेगा एसएसएसएस, नहीं लौटेगा एसएसएसएस, अरवा तो अब नहीं लौटेगा। उस आदमी ने ऐसे ही भयानक हंसी के साथ गुनगुनाते हुए अपनी बात कही और अचानक से चुप हो गया। परम राजवंश, तुम्हारी जिंदगी तो मैंने जहन्नुम बना ही दी, अब तुम्हारे परिवार की बारी। तुम्हारे पूरे परिवार को खून के आंसू रुलाऊंगा और फिर उनका ताजा ताजा खून एसएसएसएस। आहा। नफरत के साथ अपनी बात शुरू कर उसने अपनी मुट्ठियां कस शैतानी हंसी के साथ कहा। ये और कोई नहीं बल्कि टाइगर क्लान का सबसे बड़ा दुश्मन पिशाच राज मोगैम्बो था। वो परम राजवंश के परिवार यानी के ऋषभ के परिवार की बात कर रहा था। परम जी ऋषभ और रुद्र के पिता थे। उनकी और मोगैम्बो की दुश्मनी सालों पुरानी थी। मेरा बेटा वापस लौटने वाला है, उसके स्वागत की तैयारी करो, मोगैम्बो ने पीछे मुड़ उस सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहा। उसका आधा जला हुआ चेहरा बह रहे लावा की तरह चमक रहा था। जी मालिक, सर झुकाकर इतना कह वो सर्वेंट वहां से चला गया। आएगा एसएसएसएस, आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा एसएसएसएस, असली मजा एसएसएसएस, अब आएगा एसएसएसएस। ये गुनगुना कर मोगैम्बो फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। टाइगर पैलेस। सुबह के 6:30 बजे थे। प्रिशा और कृष दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। वही ऋषभ तकटकी लगाकर प्रिशा के खूबसूरत चेहरे को एक प्यारी मुस्कान के साथ निहारे जा रहा था। प्रिशा और ऋषभ एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे क्योंकि उनके बीच सो रहा कृष ऋषभ के ऊपर चढ़ फैल कर सो रहा था। वो तीनों इस वक्त परफेक्ट फैमिली की तरह लग रहे थे। ऋषभ प्रिशा के खूबसूरत चेहरे को अपने आंखों में कैद ही कर रहा था कि अचानक जोर जोर से अलार्म क्लॉक बजने लगा। प्रिशा ने करवट बदली और अपनी अधखुली आंखों पर ज्यादा जोर न देते हुए अपने हाथों को बेड के साइड टेबल पर फिर अलार्म क्लॉक को ढूंढकर उसे बंद कर दिया। इस वक्त प्रिशा की पीठ ऋषभ की तरफ थी। इस वजह से उसे ऋषभ के अपने साथ बेड पर होने का एहसास नहीं हुआ। वहीं ऋषभ प्रिशा की हरकत पर मुस्कुरा दिया और कृष को अपने ऊपर से हटाकर उसे अच्छे से बेड पर सुला दिया और दोनों को एक नजर देख वो अपने कमरे की ओर चल पड़ा। प्रिशा को उठने में देरी हो चुकी थी, इसलिए उसने कृष को जल्दी से उठाया और फटाफट उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगी। जल्दी करो बच्चा, लेट हो रहा है, तुम्हारी स्कूल बस भी आती होगी और अभी तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। प्रिशा कृष को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाते हुए कहा। ओहो मम्मा, आप चिंता मत करो, अगर स्कूल बस मिस हो गई तो मैं टीचर चाचू के साथ स्कूल चला जाऊंगा। कृष ने अपने बालों पर हाथ फेर प्रिशा से कहा। प्रिशा ने उसके स्कूल बैग में टाइम टेबल के अनुसार बुक रही और जब मुड़कर कृष को देखा तो कृष उसके मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी हो गया। ये देख प्रिशा ने उसके हाथ से फोन छीनकर उसे डांटते हुए कहा, ओहो के बच्चे जल्दी करो। मम्मा। अपने हाथ से फोन छीन जाने पर कृष ने मुंह बनाकर प्रिशा को पुकारा। मम्मा वम्मा कुछ नहीं, चलो जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए। प्रिशा उसे डांट लगाते हुए कहा और उसे अपने साथ नीचे डाइनिंग एरिया में ले गई। डाइनिंग टेबल पर ऋषभ, प्रथम, आयुष और रुद्र पहले से ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। प्रिशा और कृष ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और प्रिशा कृष को ब्रेकफास्ट खिलाने लगी।
ब्रेकफास्ट के बाद क्रिश को स्कूल बस तक छोड़ने के बाद उसने चैन की सांस ली। पर अब तक असली जंग तो बाकी थी, मेरा मतलब अब उसे ऋषभ से अपने जॉब को लेकर बात भी तो करनी थी।